हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ली-चार्टेलियस प्रिंसिपल। ली-चार्टेलियस प्रिंसिपल क्या होता है और साथ में हम किस ढंग से इस ली-चार्टेलियस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, जब भी कोई केमिकल सिंथेसिस होता है तो उस केमिकल सिंथेसिस का मेन पर्पस होता है कि वहाँ पर मैक्सिमम जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए बाय यूजिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, या हम ये समझ सकते हैं कि हमें जो टेम्परेचर और या हम ये समझ सकते हैं कि माइल्ड कंडीशंस टेम्परेचर और प्रेशर की अगर हम लगाएं तो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट प्रोडक्ट के आ जाने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम उन कंडीशंस को, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, मान लो बच्चों हमारे पास कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कंडीशंस हमारी क्या हो जाती हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं, मतलब हम उनमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं करते, है ना। अब सपोज इस रिएक्शन में मैं कंसंट्रेशन चेंज करती हूँ तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है अपने आप को री एडजस्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से मान लो हम टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करते हैं तब भी इक्विलिब्रियम अपने आप को रीएडजस्ट करेगा। तो ली-चार्टेलियस प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि अगर हम एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम अपने आप को किस तरह से रीएडजस्ट करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ली-चार्टेलियस प्रिंसिपल, इफ वी डिस्टर्ब द कंडीशंस लाइक concentration, temperature and pressure at equilibrium, then equilibrium shift itself either in forward direction or in backward direction to undo the effect of that change। मतलब जो भी चेंज हमने लाया उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये शिफ्टिंग किस तरह से होगी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर हम इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अब मान लो बच्चों हमारे पास यहाँ पर सपोज एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन में लिखती हूँ। इस तरह से ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और ग्राफिकली अगर हम इसे दिखाएं यहाँ पर कंसंट्रेशन और सपोज यहाँ पे लिखते हैं हम टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होगी, लेकिन एक स्टेज के बाद ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली आयोडीन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी, लेकिन और HI की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, लेकिन एक स्टेज के बाद ये भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो हम कहेंगे बच्चों इस पॉइंट पर क्या आ गया, इस पॉइंट पर ये आ गया जो है इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब मान लो हम क्या करते हैं इस स्टेज पर, सपोज मैं क्या करती हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर देती हूँ। अब हाइड्रोजन ऐड करेंगे हम तो क्या होगा, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन फिर से डिक्रीज होगी। ठीक है, और फिर एक यहाँ पर एक पॉइंट के बाद अगेन यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी ये कांस्टेंट हो गई कंसंट्रेशन, और सेम अगर हम HI की कंसंट्रेशन देखें तो वो भी एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट आ गई। ठीक है, तो इस स्टेज के बाद यहाँ पर नया इक्विलिब्रियम सेट हो गया। ठीक है, मतलब ये इनिशियल इक्विलिब्रियम था एट टाइम T1 और ये T2 पे जो है सेकेंड इक्विलिब्रियम हमारा सेटअप हो गया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों की
अगर हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब जिसकी कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो जिसकी कंसंट्रेशन हम डिक्रीज करेंगे उसकी साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना आप क्या कहा मैंने, कि अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो अपोजिट साइड में इक्विलिब्रियम जाएगा, और अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उसी साइड शिफ्ट हो जाएगा जिसकी कंसंट्रेशन हम डिक्रीज करते हैं, ठीक है। आप इसको और अच्छी तरह से एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं बच्चों। मान लो मेरे पास फेरिक आयंस का सॉल्यूशन है और इसको ट्रीट करते हैं हम थायोसाइनाइड आयन से, तो क्या होगा, यहाँ पर ये बना देगा ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यहाँ पर ये येलो कलर का होगा, और जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये हो जाएगा रेड कलर का, ठीक है। और मान लो इसमें इस स्टेट पर आ जाता है इक्विलिब्रियम। अब सपोज इस रिएक्शन के अंदर जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, अब यहाँ पर मैं डालती हूँ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अब ये ऑक्सैलिक एसिड क्या करेगा, इस फेरिक आयन के साथ रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक ऑक्सलेट में। अब बच्चों आप देख रहे हो ये बन गया फेरिक ऑक्सलेट। इसने क्या करा, ऑक्सैलिक एसिड ने यहाँ से फेरिक आयंस कंज्यूम कर लिए, ठीक है। इसका मतलब फेरिक आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई। कंसंट्रेशन फेरिक आयंस की कम हो गई तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, इधर लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा। लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा मतलब ये जो फेरिक साइनाइड थायोसाइनाइड आयन बने ये क्या होंगे, डिसोशिएट होंगे, ठीक है। डिसोशिएट होंगे मतलब अब रेड कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। इसी तरह से मान लो इसी के अंदर हम सेम इक्विलिब्रियम है और अब हम इसके अंदर HgCl2 जो है इसका सॉल्यूशन डालते हैं। अब HgCl2 क्या करेगा, यहाँ से ये जो है SCN थायोसाइनाइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा CN4, ये कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों कि यहाँ से ये जो है मर्क्यूरिक क्लोराइड एब्जॉर्ब कर रहा है SCN थायोसाइनाइड आयन, मतलब अगेन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो गई। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो गई तो इक्विलिब्रियम फिर से शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड को या बैकवर्ड डायरेक्शन में, या आपके पास जो ये फेरी थायोसाइनाइड आयन है ये क्या होंगे, डिसोशिएट होंगे, मतलब अगेन रेड कलर की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो है जब हम अगर फेरिक आयंस की कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं या SCN नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर हम मान लो इसी इक्विलिब्रियम में ऐड करते हैं पोटेशियम थायोसाइनेट, पोटेशियम थायोसाइनेट ऐड करते हैं तो अब क्या होगा, क्योंकि हम SCN नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट साइड में, मतलब इस समय अब रेड कलर जो है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह से आप इजीली इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम प्रेडिक्ट कर सकते हो। सेकंड लेंगे बच्चों हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब बच्चों आपको पता ही है कि जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को ही चेंज कर देता है। मान लो हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है ना। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की
प्रॉपर्टी पड़ी हुई, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की, एज लॉन्ग एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ के रिमेन्स कांस्टेंट, बट एज टेम्परेचर चेंजेस द वैल्यू ऑफ के ऑल्सो चेंजेस, है ना। और के पर क्या फ़र्क पड़ेगा कि मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, जिनमें डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब आउट, थर्म मतलब हीट, जिनमें हीट निकल रही हो, है ना, जो हीट इवॉल्व कर रहे हो, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वहाँ पर हम क्या करते हैं, इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर देयर देन द वैल्यू ऑफ के decreases for exothermic reaction with increase in temperature the value of k decreases, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होंगी बच्चों, जहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के ऑल्सो इंक्रीजेस, के की वैल्यू इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर चेंज का उन पर फ़र्क पड़ रहा है। अब हमने क्या करना है बच्चों, हमने के की वैल्यू को मान लो कांस्टेंट रखना है, तो इक्विलिब्रियम को हमें शिफ्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कैसे शिफ्ट होगा, आपने क्या याद रखना है, आपने हमेशा जब भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम करो तो आपने याद रखना है जनरली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है ना, exothermic reactions they are favored by low temperature, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट फीचर है ये। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होएगा, जिधर को रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होएगा जिधर को रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, और दूसरा आपने क्या याद रखना है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होएगा जिधर को रिएक्शन एंडोथर्मिक है। कैसे समझोगे आप, मान लो मैं एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन ले लेती हूँ, सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में जिसके लिए डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। अब डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब बच्चों आपको एक और बात यहाँ पे समझनी है कि कोई भी रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में क्या होगी, वो एंडोथर्मिक होगी, ठीक है ना। मतलब अगर रिएक्शन एक डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो रिवर्स डायरेक्शन में वो एंडोथर्मिक होगी। सपोज ये रिएक्शन है, अब आप देख रहे हो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर हम टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, सपोज इंक्रीज टेम्परेचर, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन व्हाट विल हैपन टू इक्विलिब्रियम। आप देखो यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जिधर को रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। अब एंडोथर्मिक, ये वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक किधर है, फॉरवर्ड में, तो ये एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब बैकवर्ड में ये क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। तो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम will shift in बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, ठीक है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, देन क्या होगा,
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किधर है, ये एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम जो है दैट विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आप इजीली आप गैस कर सकते हो कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। इसी तरह से मान लो बच्चों हमारे पास एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इस तरह से डेल्टा एच यहाँ पर पॉजिटिव है। अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, मान लो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होएगा, जिधर को रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक कहाँ है ये रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर डिक्रीज इन टेम्परेचर तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होएगा, जिधर को रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड में क्या होगी, एक्सोथर्मिक। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं, और अगर इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड में। ठीक है ना, समझ गए आप इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। बस आपको ये याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट लेंगे बच्चों हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपको पता है अगर प्रेशर बढ़ाया हमने तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। मतलब प्रेशर बढ़ाने से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होएगा जहाँ को कंसंट्रेशन कम हो रही हो। ठीक है ना, मतलब कि जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। ठीक है, तो आप क्या याद रखोगे कि इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन डायरेक्शन वेयर देयर आर लो नंबर ऑफ मोल्स, जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, नंबर ऑफ मोल्स कम हो। ठीक है, और अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो बिल्कुल इसका अपोजिट आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो। मान लो बच्चों हमारे पास ये वाला इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 और इसमें भी इंटू SO3 और इसमें भी हमारे पास सपोज ये इक्विलिब्रियम आ गया। जनरली डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए भी नेगेटिव होता है। आप देख रहे हो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ मोल्स 2 और 1 ये 3 और प्रोडक्ट में 2। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं यहाँ पे तो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम वेयर देयर आर लो नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इधर कम है, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, टूवर्ड्स दी प्रोडक्ट शिफ्ट होएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर कम करते हैं तो बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्रेशर हम डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर देयर आर मोर नंबर ऑफ मोल्स, है ना, तो बैकवर्ड में शिफ्ट होएगा। ठीक है, समझ गए आप। लेकिन कई बार मान लो हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाती है बच्चों। अब देखो आप यहाँ पर मान लो इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 हैं और प्रोडक्ट के भी 2 ही हैं। अब अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, मान लो प्रेशर कह दिया कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर इन दिस इक्विलिब्रियम, तो क्या लिखोगे आप। अब आप देख रहे हो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के भी 2 हैं, प्रोडक्ट के भी 2 ही हैं। अब आपने याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर हैं तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर है। तो इस तरह से यह आ गया इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। ठीक है, अब आ जाता है बच्चों इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ
कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो आपने याद रखना है कि जो है कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट का कोई फर्क इक्विलिब्रियम पर नहीं पड़ता, ठीक है। हाउएवर नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, लेकिन जो इक्विलिब्रियम है वो कैटलिस्ट डालने से जल्दी आ जाता है। हाउएवर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन लेसर टाइम, मतलब कोई रिएक्शन जो है, सपोज मेरे पास 30 मिनट में इक्विलिब्रियम आना हो उसमें, तो इक्विलिब्रियम मेरे पास 15 मिनट में ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आ जाता है कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब बच्चों इनर्ट गैस मान लो हम ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो क्या होगा। तो आपने इसके अंदर ना 2 चीज़ें याद रखनी है, क्या कि इफ़ वी ऐड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इनर्ट गैस हम ऐड कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, क्योंकि वॉल्यूम हमने ऑलरेडी कांस्टेंट किया हुआ है ना, तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या होगा, वॉल्यूम तो चेंज होगा, है ना। वॉल्यूम चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगी, है ना। कंसंट्रेशन चेंज होगी तो अगर हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द साइड वेयर देयर आर मोर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट in direction where there are more number of moles. more number of moles, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये आ गया इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब मान लो बच्चों आपके पास ली चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो कैसे करेंगे आप। सपोज आपको जो है ये इक्विलिब्रियम आया हुआ, ठीक है। मान लो हमारे पास ये रिएक्शन दी हुई इन इक्विलिब्रियम, एक्चुअली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया है ये, और जिस प्रोसेस से ये बनता है उसको हम बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। अब हैबर्स प्रोसेस में जब हम अमोनिया बनाते हैं बाय यूजिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया। अब हमें मैक्सिमम अमाउंट में मान लो क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए, इसका मतलब हमने इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है। अब इक्विलिब्रियम अगर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखना है, तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जब हमें मैक्सिमम अमाउंट NH3 की मिले, या इक्विलिब्रियम हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन देख लेते हैं। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट इक्विलिब्रियम रिमेन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दैट शुड बी मैक्सिमम, ठीक, तभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए बच्चों यहाँ पर, क्योंकि रिएक्शन क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर है दैट शुड बी लो। फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर अगर हम करें, तो आपको पता है अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। अब ये रिएक्शन फिलहाल मैंने बैलेंस नहीं लिखी हुई है, तो बैलेंस रिएक्शन लिखने के लिए यहाँ पे मुझे 3 लगाना पड़ेगा, तभी तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता लगेंगे। तो आप देखो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के कितने हैं, 3 और 1 4, यहाँ कितने हैं, सिर्फ 2। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, ठीक है। तो प्रेशर शुड बी हाई, ठीक है। फिर अगर कैटलिस्ट हो तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम विल अटेन अर्लियर, ठीक है। तो इस तरह से इन कंडीशन में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट क्या आ जाएगा, NH3 आ जाएगा। अब मान लो बच्चों कई बार हमारे पास ये तो केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया,
मान लो अगर फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम दिया हुआ, ठीक है, सपोज हमारे पास आइस और वाटर का इक्विलिब्रियम दिया हुआ, ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे हम? डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आप देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का मेन लेते हैं, तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए सो दैट इक्विलिब्रियम रिमेन्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, तो अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई है तो इक्विलिब्रियम विल रिमेन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेशर की, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में तो हम नंबर ऑफ मोल्स देख रहे थे ना बच्चों, अब फिजिकल इक्विलिब्रियम में तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो कैसे देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम? तो आपने क्या याद रखना है? इन फिजिकल इक्विलिब्रियम with increase in pressure equilibrium shift in the direction where there is decrease in volume. Increase in pressure, नोट कर लेनी है आपने ये लाइन, increase in pressure shift equilibrium in the direction where there is decrease in volume या where volume decreases। इस केस में बच्चों ये जो है हमारे पास आइस और ये है लिक्विड। अब आपको पता है कि जो आइस है उसका वॉल्यूम क्या होगा? जनरली ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो विद इंक्रीज इन प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करने के लिए हमारे पास प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपने एक और चीज़ याद रखनी है, वाटर की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों की, आइस जो है उसका वॉल्यूम क्या होता है? ज़्यादा होता है और लिक्विड वाटर का वॉल्यूम कम होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डी चार्टेलियस प्रिंसिपल और इसकी एप्लीकेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।